हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आप लोग को अपने स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा है, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, इस टॉपिक से आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लास 12 NCERT कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन इसका हिंदी समझ लेते हैं। While the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। Let us examine the debate over reform of the UN Security Council. In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution. इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। द रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। In the view of these growing demands for the restructuring of the UN, on 1 January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. How, for instance, should new Security Council members be chosen? संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अनान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाएं। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council. इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। A new member, it has been suggested, should be. इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव आए कि नए सदस्य को अ मेजर इकोनॉमिक पावर यानी कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। ए मेजर मिलिट्री पावर यानी कि बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द UN बजट यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो। ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। ए नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। गवर्नमेंट सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। इफ़ दे हैड नो डिज़ायर टू बी मेंबर्स देमसेल्व्स, कंट्रीज कुड सी दैट द क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। हाउ बिग एन इकोनॉमी और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप? सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। Was a big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका, अच्छा मैंने एक लाइन मिस कर दिया, वो है व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन वुड इनेबल स्टेट टू बाय इट्स वे इनटू द काउंसिल। यानी कि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। वॉज अ बिग पॉपुलेशन एन एसेट और अ लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड।
कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक? If respect for democracy and human rights was the criteria, countries with excellent records would be in line to be members, but would they be effective as council members? अगर लोकतंत्र और मानव अधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे। Furthermore, how was the matter of representation to be resolved? इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए? Did equitable representation in geographical terms means that there should be one seat each from Asia, Africa and Latin America and the Caribbean? क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? Should the representation on the other hand be by regions or sub-regions rather than continents? Why should the issue of equitable representation be decided by geography? एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? Why not by levels of economic development? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जा सकता? Why not, in other words, give more seats to members of the developing world? विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, फिर संस्कृति का क्या करें? Even here there are difficulties. The developing world consists of countries at many different levels of development. What about culture? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, so different cultures or civilizations be given representation in a more balanced way. How does one divide the world by civilizations or cultures, given that nations have so many cultural streams within their borders? तो फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। और रिलेटेड इशू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। इससे जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। सम इंसिस्टेड फॉर इंस्टेंस दैट द वेटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स बी एबोलिश्ड। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर खत्म होना चाहिए। Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that veto was no longer right or relevant. अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। In the Security Council there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। The Charter gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। The main privilege of the 5 permanent members are permanency and the veto power. The non-permanent members serve for only 2 years at a time and give away after that period to newly elected members. तो 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। A country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world. 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। Most importantly, the non-permanent members do not have the veto power. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। What is the veto power? वीटो पावर है क्या?
In taking decisions, the Security Council proceeds by voting. All members have one vote. However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto. तो सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। तो यह है वीटो। समझ आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है। While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. तो वीटो को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। Also, the world may not be ready for such a radical step, even though the Cold War is over. शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल-चूल बदलाव के लिए तैयार न हो। Without the veto, there is the danger, as in 1945, that the great powers would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and that without their support and involvement, the body would be ineffective. तो इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। अब है jurisdiction ऑफ UN, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज द सीरियस वन। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। इन एडिशन दो देयर आर मोर सब्सटेंशियल इशूज बिफोर द वर्ल्ड, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। एज द UN completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to make the UN more relevant in the changing context. इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। तो वो कदम क्या है उसको जान लेते हैं। क्या थे? क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी कि शांति संस्थापक आयोग का गठन। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। Establishment of a Human Rights Council operational since 19 जून 2006, मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो कि 2006 के 19 जून से सक्रिय। Agreements to achieve the Millennium Development Goals (MDGs). सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, हर रूप रीति से के आतंकवाद की निंदा। और क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, एक लोकतंत्र कोष का गठन। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेंशंस इशूज फॉर द UN। यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। व्हाट शुड अ पीस बिल्डिंग कमीशन डू? एक शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? देयर आर एनी नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच वंस शुड इट इंटरवेन इन? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किसमें दखल दे? इज इट पॉसिबल और इवन डिजायरेबल फॉर इट टू इंटरवेन इन ईच एंड एवरी कन्फ्लिक्ट? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? Similarly, what is the responsibility of the international community in dealing with atrocities? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? What are human rights and who should determine the level of human rights violation and the course of action to be taken when they are violated?
मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? गिवन दैट सो मेनी कंट्रीज आर स्टिल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ रियलिस्टिक इज इट फॉर द यूएन टू अचीव एन एम्बिशियस सेट ऑफ गोल्स सच एज दोज लिस्टेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अभी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? Can there be agreement on a definition of terrorism? How shall the UN use funds to promote democracy and so on? तो क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। इंडिया हैड सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। इट बिलीव्स दैट ए स्ट्रेंथेन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स an enhanced role for the UN in promoting development and cooperation among states। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा भूमिका निभाएगा। इंडिया believes that development should be central to UN's agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। One of India's major concerns has been the composition of the Security Council, which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। इंडिया कंसिडर्स दैट दिस हैज हार्म्ड द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विथ मोर रिप्रेजेंटेशन विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। We should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। But there was no change in the number of the permanent members। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। Since then the size of the council has remained stationary। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries। Therefore, India argues that they should also have a role in shaping the decisions in the Security Council which affect them। इसके बाद से परिषद का आकार जिसका तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। India supports an increase in the number of both permanent and non-permanent members। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। Its representatives have argued that the activities of the Security Council have greatly expanded in the past few years। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स एक्शंस डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। एनी प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड। फॉर एग्जांपल द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। ऊपर WTO के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1995 एज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स गेट क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। It has 164 members as on 29 July 2016. All decisions are taken unanimously, but the major economic powers such as the US, EU, and Japan have managed to use the WTO to frame rules of trade to advance their own interests. The developing countries often complain of non-transparent procedures and being pushed around by big powers. तो इनके सदस्यों की संख्या 164 है, जो कि 19 जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार है। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित सधते हों। विकासशील देशों की बहुत शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धके आती हैं, मतलब पीछे ढकेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Not surprisingly, India itself also wishes to be a permanent member in the restructured UN. आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। India is the second most populous country in the world, comprising almost 1/5 of the world population. भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। Moreover, India is also the world's largest democracy. भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 1/5 हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। इट्स रोल इन द यूएन्स पीस कीपिंग एफर्ट्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। द कंट्रीज इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments. India is aware that permanent membership of the Security Council also has symbolic importance. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से नहीं चुका है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। It signifies a country's growing importance in world affairs. This greater status is an advantage to a country in the conduct of its foreign policy. The reputation for being powerful makes you more influential. इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। IAEA पढ़ लेते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट US प्रेसिडेंट ड्वाइट आइज़नहावर एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। अच्छा, यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes. इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व को परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। Despite India's wish to be a permanent veto-wielding member of the UN, some countries question its inclusion. भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न यानी वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं।
Yes, neighboring Pakistan, with which India has troubled relations, is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. Some countries, for instance, are concerned about the India's nuclear weapons capabilities. सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। Others think that its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member. Yet others feel that if India is included, then other emerging powers will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose. कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership, since those are the only continents not to have representation in the present structure. Given these concerns, it may not be very easy for India or anyone else to become a permanent member of the UN in the near future. कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। अब है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। Among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with a unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। Can the UN serve as a balance against US dominance? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? Can it help maintain a dialogue between the rest of the world and the US and prevent America from doing whatever it wants? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? US power cannot be easily checked. अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। First of all, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर द यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। सेकेंडली, विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडरेबल। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। As the single largest contributor to the UN, the US has unmatched financial power. वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। The fact that the UN is physically located within the US territory gives Washington additional sources of influence. अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। The US also has many nationals in the UN bureaucracy. In addition, with its veto power, the US can stop any moves that it finds annoying or damaging to its interest or the interest of its friends and allies. The power of the US and its veto within the organization also ensure that Washington has a considerable degree of say in the choice of the Secretary General of the UN. The US can and does use this power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policies. तो अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इसी कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है,
अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत की बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। The UN is not therefore a great balance to the US. इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। Nevertheless, in the unipolar world in which the US is dominant, the UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues. फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। US leaders, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development. अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। As for the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies. जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैयों और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। While the rest of the world is rarely unified against Washington, and while it is virtually impossible to balance US power, the UN does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shaped. यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, लेकिन और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकाले तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। The UN is an imperfect body, but without it, the world would be worse off. संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। Given the growing connections and links between societies and issues, what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than several billion people would live together without an organization such as the UN. आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे। Technology promises to increase planetary interdependence and therefore the importance of the UN will only increase. प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। People and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interests and the interest of the international community more broadly. लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। ह्यूमन राइट्स वॉच। Human Rights Watch is another international NGO involved in research and advocacy on human rights. It is the largest international human rights organization in the US. यह भी मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। It draws the global media's attention to human rights abuses. It helped in building international coalitions like the campaigns to ban landmines, to stop the use of child soldiers, and to establish the International Criminal Court. यह दुनिया भर में के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। और फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। यार मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, तो एक लाइक तो कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मतलब लाइक या डिसलाइक करके ही जाइएगा, नहीं तो आप ऐसे मत जाइएगा देख के। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।